हेलो। हाँ बच्चों, अभी आपको मैं जेड के एग्जामिनेशन का गेस्ट पेपर बता रहा हूँ। और उस गेस्ट पेपर में आप सबसे पहले ये देखो कि मैं आपको शुरुआत से कुछ थ्योरी ऐड कराऊँ। तो देखो थ्योरी कैसे ऐड करनी है कि आप सबसे पहले तो रासायनिक संयोग के नियम जो है वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, इसको याद करें। हमें उस संयोग के नियम में क्या डेफिनेशन है वो तो डीप में चल जाएगा, आप केवल बेसिक को पढ़ के चलो। पर अगर हम बेसिक की बात करें तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, ये आपको याद होना चाहिए। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, ये आपको याद होना चाहिए। तुल्य अनुपात का नियम किसने दिया, याद होना चाहिए। गैसीय अनुपात का नियम किसने दिया, ये आपको याद होना चाहिए। क्या ये क्या ये क्या ये और क्या ये है और क्या ये है, इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा। क्यों बनेगा? लास्ट ईयर बना हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर से हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए। मैं आपको ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल रहा हूँ कि कौन सा नियम किस वैज्ञानिक ने दिया। अगर आप चाहें तो इसमें एक स्टेप आगे जा सकते हैं कि कौन सा नियम क्या कहता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया था। अब बात करें दूसरा कि देखो अगर हम इस क्वेश्चन को कन्फ्यूजन में देखें कि कंफ्यूज कैसे करेगा, तो ऐसे पूछा जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की कौन सी विधि नहीं है या फिर है। तो अगर है तो तीन तो आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में लिखा जाएगा। जैसे ऐसे लिख दिया जाएगा कि गुणित अनुपात का नियम, क्या ये द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की विधि है। या फिर आप देखो कि ये केनिजारो विधि है, ड्यूलॉक-पिटी विधि है, तुल्यांकी भार को संयोजकता से गुणा करना ये विधि है। जो क्लोराइड है उसके वाष्प घनत्व से भी आप क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात कर पाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ वेटेज लेके चलता है। यहाँ आप इस पूरे टॉपिक को एक क्वेश्चन के लिए माइंड सेट करके रखो कि यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है आराम से। फिर बात करूँ मैं क्या कि किसी का भार होता है, उसी का अणुभार में डिवाइड करते हैं तो हम उससे मोल कैलकुलेट करते हैं। तो मोल मैंने आपको वो भी आपको पहले पढ़ाए थे। आप अभी इसमें शॉर्ट में एक बार देख लो कि मोल कैलकुलेट करने के 3 टाइप्स हैं। और हमने ये भी देखा था कि किसी की संख्या दे, उससे आप किसी का भार ज्ञात कर सकते हो, उसका आयतन ज्ञात कर सकते हो रिवर्स चल के। जैसे कि संख्या यहाँ दे दी तो इससे पहले मोल निकालो, मोल से अगर आयतन पूछा तो उसे 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर किसी का भार पूछा तो पहले एक संख्या में Na का डिवाइड करो, मोल आ जाएगा। मोल के बाद में किसी का भार ज्ञात करना है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। तो ये आपके पास मोल कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो सकता है। अब बात करूँ क्या कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल ऐसे कैसे पूछा जाएगा, क्या कि अणुभार ज्ञात करने की कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अणुभार ज्ञात करने के लिए आपको मूलानुपाती सूत्र को सरलतम, उसका जो कोफैक्टर होता है, सरलतम अनुपात होता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसका मोलिकुलर वेट पता चल जाएगा। फिर बात करो, देखो अणुभार ज्ञात करने की विधि, एक तो है विक्टर मेयर विधि, एक है कौन सी, रेनॉल्ट विधि। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन गया कि निम्न में से कौन सा अणुभार ज्ञात करने की विधि है। तो विक्टर मेयर विधि, केनिजारो विधि, ड्यूलॉक-पेटिट विधि, और लास्ट में ऐसे लिख दिया क्लोराइड वाष्प घनत्व ज्ञात करने की विधि। तो कौन सी विधि होगी, विक्टर मेयर और रेनॉल्ट में से कोई एक ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। अब बात करें, ये तो देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे चेंजेस नहीं आएगा, मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ वही आएगा। फिर बात करूँगा क्या, केमिकल बॉन्डिंग किससे रिलेटेड, अष्टक का नियम आप सब अच्छे जानते होंगे। सामान्य रूप से आपसे ये भी बोला हुआ था 1 से लेकर और 5 तक के परमाणु क्रमांक जो होते हैं उससे कम या 1 से 5 तक के एलिमेंट होते हैं कभी भी अष्टक को पूर्ण नहीं कर पाते। कार्बन जो होता है, कार्बन -4 ऑक्सीकरण अवस्था लाएगा तो अष्टक पूर्ण कर पाएगा, और अगर +4 में गया तो वो अष्टक पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो आपसे क्वेश्चन मैंने आपको कभी सॉल्व करवाया हो तो इस बार रिपीट हो सकता है वो। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अणु अष्टक पूर्ण करता है। तो कार्बन के 4 मॉलिक्यूल लिखेगा, उसमें से आपको ऑप्शन जो देगा ना, मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन देगा CH4। तो CH4 उसका आंसर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ही -4 आपको दिखाई देंगे। अगर आप वहाँ पे लिख देगा CH2 Cl2 या लिख देगा CCl4, कुछ भी एग्जाम्पल लिख दे, वो आपको CH4 आंसर जरूर दिखाई देगा। CH4 क्या होगा, अष्टक पूर्ण करने वाला अणु आपको प्राप्त हो जाएगा। बात करें सेम आयनिक बंध की, आयनिक बंध क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को समझना। इस आयनिक बंध को हम यूँ बोल के देखें कि आयनिक बंध बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी बोलो,
ये जो प्रोसेस है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसका मतलब इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब आयनिक बंध को ऊर्जा चाहिए, ठीक है, उसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। जबकि अगर हम बात करें कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो पहली वाले इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसके बाद में वो भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप जो मैंने लिखा है उसको माइंड ज़्यादा करें, बाकी आप बाद में दिखेंगे क्योंकि अभी एग्जाम के 2 दिन और बचे हैं, ठीक है। अब बात करो कैसे कि ऊर्ध्वपातन ऊर्जा क्या होती है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब कोई सॉलिड हो, सॉलिड से उसे गैसियस फॉर्म में ले जाना हो तो उसके लिए जो एनर्जी देते हैं उसे सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। आयनन ऊर्जा, आयन किसी भी आपको एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में से किसी एलिमेंट को बिल्कुल अलग कर लो और उसमें से एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकालो, उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। वियोजन ऊर्जा, ब्रेक डाउन करना है, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो उसके लिए एनर्जी वियोजन ऊर्जा होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता अभी आपको बोली, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। उसके बाद में आप वो ज़्यादातर एनर्जी जो है ऊष्माक्षेपी के रूप में मिलती है। जालक ऊर्जा, सॉलिड को, अगर आपको सॉलिड एलिमेंट है, उस सॉलिड एलिमेंट के मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे तो उसके लिए एनर्जी जालक ऊर्जा के रूप में जानी जाएगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो डेल्टा एच दिखाई दे रही है, ये डेल्टा एच क्या होती है, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 1/2 डिसोसिएशन एनर्जी माइनस EA और उसके बाद में क्या, जालक ऊर्जा, ठीक है। ये एनर्जी जो है, इन एनर्जियों में से 2 एनर्जी को माइनस करना होता है, 3 एनर्जियों को ऐड करना होता है, डेल्टा एच आपको मिल जाती है। तो देखो हम क्या बोलेंगे कि आयनन बंध बनने के लिए, ये क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको ये एनर्जी के वर्ड लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा, आयनन बंध बनने के लिए डेल्टा एच का मान होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या नन ऑफ दीज। तो आप क्या आंसर देंगे, नेगेटिव। अगर आपको आयनन बंध चाहिए या फिर कोई आयनन बंध बना हुआ है तो इसका मतलब सोच लो उसकी टोटल एनर्जी जो है वो क्या है डियर, माइनस में है। नेगेटिव एनर्जी रहेगी तो ही आयनिक बॉन्ड बन पाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला, अब इससे क्या हम कंक्लूजन निकालेंगे, ये निकालेंगे कि अणु में आयनिक बंध हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वपातन और आयनन विभव का मान न्यूनतम रखेंगे। भाई माइनस चाहिए मुझे, डेल्टा एच का मत माइनस चाहिए, ये एनर्जी डेल्टा एच ये मुझे नेगेटिव में आनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ये SE, ये IE, ये दोनों तो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये DE ये भी कम होनी चाहिए, पर EA माइनस में ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी माइनस में ज़्यादा। तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा होगी, पॉजिटिव की वैल्यू कम होगी, तो डेल्टा एच ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से। क्या, ऊर्ध्वपातन और आयनन विभव का मान न्यूनतम होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कि आयनिक बंध के लिए आवश्यक शर्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको ऐसे दिखाई देगा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मान अधिकतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, या फिर आयनन ऊर्जा के नाम से लिखेगा, आयनन ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए या अधिकतम होनी चाहिए। सेम एज इट इज वियोजन ऊर्जा भी न्यूनतम होनी चाहिए। कौन सी ज़्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता और जालक ऊर्जा का मान अधिकतम होना चाहिए। ये क्वेश्चन ICR में पूछा भी गया हुआ है लास्ट पेपर में कभी, क्या कि जालक ऊर्जा का मान और आयनन इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिकतम होगा ना अगर किसी अणु में, तो वो ऑटोमेटिक जाके आयनिक बंध बनाएगा, ठीक है भाई। ऐसे बात करूँ मैं, अगला पॉइंट द्विध्रुवा गुण, जो क्या होता है, इसका मात्रक याद करें आप, डिबाई, क्या नाम है इसका, डिबाई इसकी यूनिट होती है। आवेश और आवेश के बीच की दूरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करो आगे, अब मैं बात करूँ किसकी, संयोजकता बंध सिद्धांत की। क्वेश्चन का साइंटिस्ट याद रखने लायक है भाई, हिटलर और लंदन ने दिया था। संकरण किसने दिया था, पॉलिंग ने दिया था। ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। बात करें अगर नेक्स्ट, सहसंयोजी गुण वाले यौगिक जो होते हैं वो आयनिक गुण, ध्यान से पढ़ना इसको क्या बोल रहा हूँ, जिसमें सहसंयोजी गुण है उनमें आयनिक गुण विद्युत ऋणता के अंतर के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब विद्युत ऋणता क्या है, एक अणु के अंदर 2 एलिमेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है,
तो दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा होती है और दूसरे के पास कम होती है। तो जो ज़्यादा पावर रखता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर सपोज करो एक ए है और एक बी है, मैं बोल रहा हूँ कि इसकी विद्युत ऋणता 3 है, इसकी 2 है। तो अब देखो ये है 3 और 2, 1 का डिफरेंस, सही बात है। अगर मैं बात करूँ ए और बी है, इसमें ये तो है 4 और ये है 1.5, इसके बीच में डिफरेंस कितना 2.5, ऐसे होगा ना। तो 2.5, अब देखो इसमें तो डिफरेंस था 1 का, इसमें था 2.5 का। तो इसका मतलब ये जो आपने दोबारा लिखा है सेकंड नंबर पे एग्जांपल लिखा है, इस ए और बी के अंदर आपको क्या ज़्यादा दिखेगा, इस ए और बी के अंदर आपको विद्युत ऋणता का अंतर ज़्यादा दिखेगा। अब हम क्या कह रहे हैं उसको देखना। अगर डेल्टा ई एन 0.8 से ज़्यादा हो, ये देखो 0.8 से ज़्यादा है क्या, ये 1 है, ये 2.5 है। तो 0.8 से ज़्यादा हो तो वो बॉन्ड जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ध्रुवीय बॉन्ड होगा। ठीक है, ध्रुवीय जो होगा उसको आप बोलते हैं ना पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसका द्विध्रुव गुण 0 नहीं होगा भाई, कुछ तो होगा द्विध्रुव, जो ध्रुवीय होता है उसका द्विध्रुव गुण आता है। अगर हम बात करें क्या कि डेल्टा ई एन का अंतर अगर 1.7 से 3.2 है तो आयनिक बंध होगा। अब आप देखो ये 1 है, ये 2.5 है, तो अब हमने देखा 1.7 से 3.2 के बीच में अंतर, इसका मतलब इस ऑप्शन में सेकंड वाले एग्जांपल में ये ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा होना चाहिए, ये बॉन्ड होना चाहिए आयनिक बॉन्ड। सही बात है। तो हमने ये देखा कि डेल्टा ई एन के आधार के अब हम वो बता सकते हैं कौन सा बॉन्ड उपस्थित है। ठीक है, तो 0.8 से ज़्यादा तो वो होगा ध्रुवीय बॉन्ड, और 1.7 से 3.2 के लगभग अगर डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो वो होगा आयनिक बॉन्ड का। ठीक है, बात करें कोई अणु कितना आयनिक हो सकता है, इसे ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। आपको क्या करेंगे, एग्जाम्पल देगा कि ए की विद्युत ऋणता कुछ है, बी की भी कुछ है, तो बताओ इसमें कितने % आयनिक गुण है। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो, एक्स ए माइनस एक्स बी, ए और बी के बीच में क्या देखोगे, ए और बी के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर देखोगे। मान लो ये 2 आ गया, ठीक है, फिर प्लस करो 3.5, इन दोनों के बीच में अंतर 2 ही आया था, इस 2 का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा 4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 3.5 से, तो आपके पास आ जाएगा 4 × 3 कितना आ जाएगा 16 के लगभग, 16 + 2 18%। आपके पास आंसर आ जाएगा 16, और इसको मल्टीप्लाई करना 16 और 16 32, ये हो गया 16 × 2 32, तो 1 हो गया था, 32 + 16 1 आ गए थे, कितने आ गए थे 48। सही बात है, तो ये आपके पास 48% क्या आ गया आयनिक %। ठीक है, तो आपके कैलकुलेशन का क्वेश्चन बैठ सकता है, आ जाए तो अच्छा क्वेश्चन होगा। % आयनिक गुण, या फिर वो तो जेड है, जेड तो सिंपल से ऐसे भी पूछ लेता है, बताओ इसका फॉर्मूला कौन सा सही है। तो 1.6 और 3.5 को याद रख लो, 1.6 × x(-x)b + 3.5 x(-x)b का होल स्क्वायर, ये हो गया उसका आयनिक %। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें क्या, इसको थोड़ा सा माइंड करना, ये कंपेयर करने के वाला क्वेश्चन है। सहसंयोजी गुण जो होता है वो ऋणायन के आकार के समानुपाती होता है। इसका मतलब किसी अणु में ऋणायन का आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI। अब देखो अगर मैं इसमें सहसंयोजी गुण देखना चाह रहा हूँ तो मुझे ये पता है HF F- होता है, Cl- होता है, Br- होगा और I- होगा। जितना ज़्यादा माइनस का आकार होगा, I- सबसे बड़ा है, तो उसमें सहसंयोजी गुण उतना ही ज़्यादा होगा। तो HI में सबसे ज़्यादा सहसंयोजी गुण होगा नहीं होगा। जबकि धनायन का आकार, अब इनमें तो सब में धनायन सेम है कि नहीं है। ऐसे हम एग्जांपल ले लो धनायन का, अगर किसी में धनायन का आकार जितना छोटा होगा तो मतलब उल्टा कर दो, ऋणायन पे याद रख लो सहसंयोजी गुण ऋणायन के आकार के समानुपाती होता है, जबकि आयनिक गुण धनायन के आकार के समानुपाती होता है। याद करो, आपने कभी पढ़ा हो तो ऐसे पढ़ा होगा NaCl, LiCl, ठीक है,
KCl। आप देख रहे हो यहाँ पे Li छोटा है, Na उससे बड़ा है, K उससे बड़ा है, तो पोटेशियम प्लस K प्लस बड़ा है, Li प्लस छोटा है। इसका मतलब कैटायन या बोलो आप धनायन का आकार बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब KCl LiCl से ज़्यादा क्या है, आयनिक है। सही बात है। तो हमने ये बोला कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो धनायन के आकार के समानुपाती होता है। तो आपको ये याद रखना है, सहसंयोजी गुण ऋणायन के आकार के समानुपाती और आयनिक गुण धनायन के आकार के समानुपाती। इनके रिवर्स में चल जाओ कि सहसंयोजी गुण ज़्यादा चाहिए तो धनायन का आकार छोटा कर दो, और आयनिक गुण ज़्यादा चाहिए तो ऋणायन का आकार छोटा कर दो। ठीक है। तो अब हम देखें HCl वाला एग्जाम्पल में, तो HCl में तो HF जो होगा वो ज़्यादा आयनिक गुण दर्शाने वाला होगा नहीं होगा। बस यहाँ तक पॉइंट आपको याद रखना है। बंद दूरी दो एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी डिस्टेंस बंद क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला आपने, क्यों बोला? देखो ऐसे ये सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, बॉन्ड क्रम 2 हो गया, बंद क्रम 3 हो गया। तो देखो आपने याद भी कराना होता है हमको 1.54 सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.54 होती है। फिर बात करें डबल बॉन्ड के लिए 1.34, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1.20। तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बंद क्रम बढ़ेगा तो बंद लंबाई उसकी ज़्यादा कम होती जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। फिर आप सोचो जब बंद क्रम बढ़ रहा है तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों में से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी, बंद वियोजन ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में देनी पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड में। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड से बने हुए अणु जो होते हैं उनमें आपको क्या ज़्यादा देनी पड़ती है, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है उसे तोड़ने के लिए। ठीक है भाई। तो ये तो हो गया आपके पास बंद ऊर्जा। अब बात करें बंद कोण आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बंद कोण के रिलेटेड जेट में बहुत बार क्वेश्चन आया। देखो संकरित कक्षक के एस गुण, जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे उसका बंद कोण ज़्यादा होगा। बंद कोण ज़्यादा मतलब याद करो 109, 120 है कि नहीं है, ऐसे बंद कोण आते हैं 109 डिग्री, 120 डिग्री। तो आप क्या कर रहे हो, जिसमें एस कैरेक्टर कैसे पता चलेंगे सर, ये ऐसे पता चलेंगे SP, SP2, SP3 लिख दिया है। तो देखो यहाँ एक एस एक पी 50% कैरेक्टर है, SP2 33% पर कैरेक्टर है, SP3 25% है। तो जिसमें SP संकरण है उसका बंद कोण ज़्यादा होगा। याद करो 180 डिग्री होता है, नहीं होता है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही इसको माइंड करना है। ठीक है। याद करें लोन पेयर ज़्यादा होगा तो बंद कोण का मान कम हो जाता है। केंद्रीय परमाणु की EN विद्युत ऋणता कम होती है तो भी बंद कोण का मान बढ़ जाता है। ठीक है। जैसे आप ये देख लो केंद्रीय परमाणु की EN की बात करो, H2O, H2S ओल्ड स्टाइल है ना, एक ही वर्ग में चल रहे अपन, O 3.5 एग्जैक्ट, और S ये हो जाएगा कितना 2.5। तो 2.5 किसकी है, S की, और H2O की कितनी, O की कितनी है 3.5। तो आप ये देखो कि विद्युत ऋणता केंद्रीय परमाणु, तो इसमें O है इसमें S है। केंद्रीय परमाणु की EN अगर देखूं तो EN क्या हुई 2.5, तो S की है, O की 3.5 है। तो किसका बंद कोण ज़्यादा आएगा, समानुपाती है बंद कोण। विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा, O की, तो बंद कोण भी किसका ज़्यादा, O का। याद करो H2O का कितना था 105 और ये 92 डिग्री। सही बात है। तो हमने ये देखा बंद कोण जो है वो संकरित कक्षक S के कैरेक्टर के समानुपाती होता है, P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लोन पेयर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और केंद्रीय परमाणु की EN के समानुपाती होता है। ठीक है। ये वो वापस उसी रिलेशन में चल जाओ। बंद ऊर्जा, बंद को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा, परमाणु त्रिज्या जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। बंद लंबाई अभी तो देखी थी, बंद लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। विद्युत ऋणता में अंतर जितना ज़्यादा बंद ऊर्जा उतनी ज़्यादा। S गुण ज़्यादा तो बंद ऊर्जा ज़्यादा, P गुण ज़्यादा बंद ऊर्जा कम। बंद क्रम के समानुपाती होती है। जितनी ज़्यादा बंद क्रम होगा सिंगल बॉन्ड के लिए कम, डबल बॉन्ड के लिए उससे ज़्यादा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए उससे भी ज़्यादा। ठीक है। तो ये तो है 2-3 चैप्टरों के समरी की बात। अब हम बात करूँगा रिएक्शन की। रिएक्शन में देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपको पढ़ाया था। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे पढ़ाते हैं, ये बोला था कि कोई बंद पात्र होना चाहिए और उसमें
अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलनी चाहिए उसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसके लिए या तो पात्र खुला होना चाहिए या फिर आप बोलो जिसमें केवल क्रियाकारक से उत्पाद ही बनते हैं उसे अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़े, एनर्जी देनी पड़े, वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो अभिक्रिया पूरी हो रही है और उसमें अगर वो आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है, कैसे प्रदान करेगी? जिस बर्तन में, जिस ब्यूरेट में, जिस पिपेट में आप रिएक्शन करा रहे हो उस रिएक्शन को पूरा होने पर वो गर्म हो जाए, इसका मतलब उसके अंदर से ऊर्जा क्या हो रही है? बाहर निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। समांगी अभिक्रिया याद करें, समांगी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट और उसमें जो रिएक्शन करने वाले या बोलो कैटलिस्ट, इन दोनों की क्रियाकारक और अभिकर्मक, इनकी अवस्था जो होती है वो अगर समान हो, सॉलिड हो सभी, लिक्विड हो सभी, गैस तीनों सभी गैसीय फॉर्म में हो तो समांगी रिएक्शन। इस समांगी रिएक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे? जिसमें क्रियाकारक और अभिकर्मक की अवस्था अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं विषमांगी। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो जनरल है। साम्य, यहाँ से क्वेश्चन देखना, साम्य बोलो या साम्य अवस्था एक ही बात होती है। दूसरा कंडीशन होती है साम्य अवस्था स्थिरांक, है नहीं? अब इसको याद कराया था आपको क्या? इस साम्य केवल और केवल उत्प्रेरक से प्रभावित नहीं होता। उत्प्रेरक डालो साम्य अवस्था लाने के लिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उत्प्रेरक का मतलब, अब देखो यहाँ से एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ साम्य आ गया सपोज करो, ठीक है। अब मैं यूँ कर रहा हूँ, मैंने ए में उत्प्रेरक डाल दिया तो बी बनेगा, बी से ए बनेगा, तो भैया यहाँ से ए से बी और बी से ए में को साम्य अवस्था लाने में 5 मिनट लगते हैं, तो साम्य अवस्था कहाँ आती है? बीच में, ठीक है। यानी कि हम ये बोले हैं कि साम्य अवस्था जिस जगह पे है, अगर मैंने उत्प्रेरक डाला तो ये 5 की जगह 2 मिनट में इस रिएक्शन को पूरी कर देगा, पर साम्य अवस्था फिर भी इसी जगह पे रहेगी या साम्य यहीं पे मिलेगा। साम्य परिवर्तित नहीं होता किससे? उत्प्रेरक से। क्वेश्चन है क्या कि किसी अभिक्रिया में साम्य अवस्था प्रभावित नहीं होती है, तो उसका आंसर आप देंगे उत्प्रेरक से प्रभावित नहीं होती। अब बात करें किसकी? साम्य अवस्था स्थिरांक। साम्य अवस्था स्थिरांक किसी से भी प्रभावित नहीं होता, है ना? केवल और केवल किससे? ताप से प्रभावित होता है। तो आपको याद कराया था मैंने क्या कि साम्य अवस्था स्थिरांक केवल और केवल ताप से प्रभावित होता है, न कि किसी के भाप से प्रभावित होता है। इसका मतलब आपको ये याद रखना, स्थिरांक ताप से ही प्रभावित होगा और किसी से भी प्रभावित नहीं होगा, जबकि साम्य अवस्था उत्प्रेरक से प्रभावित नहीं होगी, बाकी सब से प्रभावित होगी, ठीक है। अगर आपने इसमें ताप दाब बदल दिया तो साम्य अवस्था बदल जाएगी, अगर इसमें क्रियाकारक बदल दिए तो बदल जाएगी, उत्पाद बदल दिए तो बदल जाएगी, अगर इसमें आपने आयतन बदल दिया तो बदल जाएगी, दाब बदल दिया तो बदल जाएगी। पर साम्य अवस्था स्थिरांक ताप बदलोगे तो ही बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा, ठीक है। अब बात करें एक और क्वेश्चन, क्या? सांद्रता क्या होती है? मोल प्रति लीटर इसकी यूनिट है। मोल, एक बर्तन लिया, उस बर्तन में आपने पानी लिया, पानी में आपने कुछ मिलाया, तो उसको मिलाने को उसकी सांद्रता बोलते हैं, गाढ़ापन जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो अगर आपने किसी विलयन को बनाया और उसमें मोल मिलाए, जैसे ग्राम मिलाते हैं, किलोग्राम मिलाते हैं, लीटर मिलीलीटर मिलाते हैं, वैसे मोल सबसे छोटी यूनिट है। पदार्थ की मात्रा मोल में नापी जाती है, बहुत कम। तो मोल जब किसी लीटर में मिलाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सांद्रता, ठीक है। अब आगे की बात करें, क्या? यदि अभिक्रिया में मोल आधे कर दें। देखो ये वाला क्वेश्चन जेट के लिए तो मैं बोल नहीं सकता, पर ICR पर जेट का भरोसा नहीं है भाई, वो कॉपी कर लेता है। यदि अभिक्रिया के मोल आधे कर दें, ठीक है। देखो एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, उस रिएक्शन को ध्यान से समझना। H2I2 और उससे बना दिया 2HI, सही बात है। तो H2I2 2HI बन गया। इसके लिए साम्य अवस्था स्थिरांक सपोज करो K1 है, तो ये तो हो गया H2I2 2HI। अब मैं कह रहा हूं
यदि इसके मोल आधे कर दें, मतलब H2 के आधे 1/2 H2, I2 का आधा 1/2 I2, और ये इसका आधा तो 2/2, मतलब 1 HI बनेगा, बचेगा। तो जब ये अभिक्रिया आधी मोल करने के बाद में मिलेगी तो उसमें क्या मिलेगा, नया साम्यावस्था स्थिरांक मिलेगा। तो नया जो होगा मान लो उसको K2 बोलते हैं। तो अब बोले K2 क्या होगा, K2 K1 का 1/2, समझ गए। तो अगर हम बोले 1/, क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। यदि अभिक्रिया के मोल आधे कर दें तो नया साम्यावस्था स्थिरांक पुराने का क्या हो जाता है डियर, वर्ग मूल हो जाता है। अगर हम इस अभिक्रिया को उल्टा कर दें, HI को तो क्रियाकारक बना दें और H2 और I2 को उत्पाद में कन्वर्ट कर दें, तो यही अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक अगर K2 K3 जो भी आएगा नया, वो पुराने का 1/, कर देना पड़ेगा, 1/K1। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अब मैं देखो इसका एक एग्जांपल लिख के आपको समझाता हूँ। अगर मान लो मैंने कहा कि एक अभिक्रिया जिसका साम्यावस्था स्थिरांक K1 है, ठीक है, यदि मैंने अभिक्रिया के मोल आधे कर दिए, क्या कर दिए, आधे, और अभिक्रिया को विपरीत भी कर दिया, क्या कर दिया, विपरीत कर दिया। तो आधे कर दिए, विपरीत कर दिया, तो नया जो साम्यावस्था स्थिरांक है मान लो K5 है, K5 है, सही बात है। तो K5 जो होगा वो क्या होगा, K5 होगा। अब इसमें आधे किए, आधे करते ही तो इसका अंडर रूट हो गया, रूट K1 हो गया। और अभिक्रिया विपरीत भी कर दी तो 1/, कर दूंगा। तो अभी अब मेरे पास K5 कितना आएगा, 1/√K1। क्या समझ में आया। सपोज करो इसमें K1 K2 नहीं बोल के मैं ऐसे बोलता कि अभिक्रिया जिसका साम्यावस्था स्थिरांक 25 है, कितना है, 25 है। यदि अभिक्रिया के मोल आधे करके विपरीत कर दी जाए तो मैं क्या करूँगा, उसको 1/√25, सही बात है। 25 का रूट 5 आएगा तो 1/5 आएगा, इसका मतलब ये आएगा 0.2। क्या बात सही है। तो K5 का आंसर आ जाता 0.2। ठीक है, तो ये हो गया K1 K2 के बीच में रिलेशनशिप। अब बात करें क्या, साम्यावस्था स्थिरांक Kp और Kc में संबंध। क्या इसको याद रखेंगे, बिल्कुल। Kp बराबर होता है Kc RT/Δ ठीक है। अब बात करो Kp और Kc में संबंध देखना है। Kp, P पहले आता है, ऐसे याद कर लेना, फॉर्मूले में Kp पहले आता है। तो ΔNg ये रहा। ΔNg क्या होता है, क्रियाकारक और उत्पाद के गैसीय मोलों का अंतर। या आप ऐसे बोलो ΔNg उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रियाकारक के गैसीय मोल, इन दोनों में डिफरेंस ΔNg होता है। ठीक है, अब ΔNg अगर 0 आ गया तो Kp और Kc बराबर हो जाएगा। ΔNg अगर पॉजिटिव आ गया तो Kp, P यानी पॉजिटिव आया तो P बड़ा, फिर नेगेटिव आया तो C बड़ा, सही है। 0 आया तो बराबर, P आया तो पॉजिटिव बड़ा, नेगेटिव आया तो C बड़ा हो जाएगा। 3 कंडीशन पूरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो ये हो गया आपके पास एक टॉपिक पूरा। ठीक है, अब मैं बात करूँगा दूसरा टॉपिक, वो होगा आपके पास, देखो दूसरी बात करें। अब साम्य अभिक्रिया जो होती है उसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर लेते हैं। कौन, स्थिर आयतन पर, दाब पर वियोजन की मात्रा घट जाती है। स्थिर आयतन पर देखो, मैं प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहा हूँ, और प्रभावित करने वाले कारकों में आप सबसे पहले ये देख सकते हो कि कौन कौन इसको प्रभावित करेगा, है ना। तो प्रभावित कौन करेगा भाई, याद करें, अक्रिय गैस मिला दी जाए। यदि कि एक अभिक्रिया है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने ऐसी गैस मिला दी जो अभिक्रिया ही नहीं करती, इसमें जो भरा पड़ा है उससे क्रिया ही नहीं करती है ना। तो एक तो अपन क्या कर सकते हैं, कुछ मिलाए तो बर्तन फिक्स रख लें, सही है। जैसे ये 1 लीटर का है, इसका मतलब आयतन को फिक्स कर लिया, 1 लीटर ही आयतन रहेगा। स्थिर आयतन पे कोई चीज मिलाओ इसमें जबरदस्ती, तो क्या करेगा, वो दाब बढ़ाएगा, सही है। तो आयतन फिक्स, और अगर उसमें अक्रिय गैस मिलाओ तो वियोजन भैया घट जाएगा। भाई बर्तन बड़ा होना चाहिए ना टूटने के लिए, कोई चीज अंदर टूटे, इसके अंदर कुछ टूटे या कुछ बढ़े तो इसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए ना। तो आप क्या कर रहे हैं, अक्रिय गैस मिला रहे हैं जो क्रिया नहीं करती। तो आप क्या करो, स्थिर आयतन रख लोगे तो वियोजन की मात्रा घट जाती है। क्वेश्चन यहीं आके पूछा है, क्या रिएक्शन अभिक्रिया देखो कैसे पूछी जाएगी इसमें। क्या, एक अभिक्रिया साम्य अवस्था पर है, उसमें अक्रिय गैस मिलाने पर
अक्रिय गैस में कुछ भी लिख दो, ही, नियर, कर, जी, रन में से कुछ भी। अक्रिय गैस मिलाने पर स्थिर आयतन पर वियोजन की मात्रा ऑप्शन नंबर 1 घट जाएगी, ऑप्शन सेकंड बढ़ जाएगी, ऑप्शन थर्ड समान रहेगी, ऑप्शन फोर्थ निर्धारित नहीं कर सकते भाई। तो आंसर क्या जाएगा? अक्रिय गैस साम्य अवस्था पर स्थिर आयतन में मिलाओगे तो वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। पर अगर स्थिर दाब को फिक्स रख लो भाई, दाब यहाँ पे जितना है एक एटीएम है ना। और आप क्या करो, इसमें आप अक्रिय गैस मिलाओ तो इसका बर्तन है ना, बर्तन को बड़ा कर लो, 1 लीटर की जगह 2 लीटर बना लो, 2 लीटर बना लिया, और फिर भी दाब 1 एटीएम ही रखो, स्थिर दाब रखो, बढ़ने मत दो उसको, तो भैया उसमें वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद करें, आपसे लैंग्वेज मैंने बता दी है। अब बात करें क्या, ली सुटेलिया का नियम क्या बोलता है? साम्य अवस्था पर ताप, दाब या सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में खिसकता है जिधर उस परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। ये ली सुटेलिया ने बोला था। तो हमें थ्योरी तो लिखनी नहीं है, तो हमको क्वेश्चन से रिलेटेड बात करनी है। तो इसके लिए सुनो, क्या बोलूँगा मैं? इसके लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप ली सुटेलिया का नियम कंफर्म करना चाहते हो तो इससे एक चीज़ समझो कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए उत्पाद, ठीक है। तो इसका मतलब उत्पाद ज़्यादा चाहिए तो क्रियाकारक उत्पाद में कन्वर्ट होने चाहिए। तो इसका मतलब आपके लिए साम्यावस्था जो है वो आगे बढ़नी चाहिए। ए और बी ये साम्य सपोज करो यहाँ है, ठीक है। तो इस साम्य फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए, आगे वाली दिशा में बढ़ना चाहिए। ये हमारा टारगेट है, हमें बैक नहीं आना, हमें आगे बढ़ना है कि नहीं। तो ताप, तब मैं क्या कर रहा हूँ, ली सुटेलिया के अकॉर्डिंग ताप, दाब और सांद्रता तीनों का प्रभाव देखूंगा। ताप का प्रभाव, अगर रिएक्शन उष्माशोषी है तो ताप बढ़ाओ, ये उष्माशोषी है, इसका मतलब इसको ऊर्जा चाहिए। अगर आपको बी ज़्यादा चाहिए तो इसको गर्म करते जाओ, जल्दी जल्दी बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ताप बढ़ाओ अच्छा होता है। इसका मतलब साम्यावस्था कहाँ जाएगी?